दूरदर्शी विचारों से यहाँ की जनता को सम्मानित मंच और इस मंच पर बैठे मेरे बुजुर्ग और इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे नौजवान साथी और इतनी धूप में हम तो यहाँ पंडाल के नीचे आराम से बैठे हुए, शांति बना करके रखे मंच पे भैया। इतनी धूप में हम तो पंडाल में बैठे हुए हैं, लेकिन वो बिना पंडाल के छत पर बैठी सृष्टि की रचना करने वाली वो समस्त नारी शक्ति, एक बार जोरदार तालियां हो जाए महिलाओं के लिए जो छत पर बैठी हुई है अपनी निगाहें बढ़ा करके। और इस कन्नौज में नगर पंचायत समधन में मैं आप सभी नौजवान साथियों का और अपने चाचा ताऊओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ इस धरती पर, जो कि एक ऐसे व्यक्ति की धरती है जिस मैदान में हम बैठे हैं। ये एक दंगल का मैदान है और ये साबित करता है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चाहे कोई भी मैदान हो उसमें डट कर खड़े रहने का हौसला रखता है। और हमारे जिलाध्यक्ष दिनेश पालीवाल जी, हमारी कांग्रेस के प्रत्याशी आसमा जी और विजय मिश्रा हमारे बड़े भाई, जिन्होंने आपको और मुझे मिलाने की जो दूरियां थी उनको कम किया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए विजय मिश्रा जी के लिए। और हमारी बड़ी बहन जो कन्नौज से मेन बॉडी की जिलाध्यक्ष भी रही है, उषा दुबे जी, अब वो पूर्व अध्यक्ष है, बहुत ही संघर्षशील, मैं उनका भी स्वागत चाहूंगी एक बार। और हमारे अखलाक हुसैन जी, तारिक बशीर जी, डॉक्टर फिदा हुसैन जी, और ये कलीम खान जी, देखिए राइटिंग मुझे नहीं आएगी समझ, एहसान जी, जहीर जी, हमारे बड़े भाई अविनाश दुबे जी, और हमारे चाचा जी राम भरोसे जी, और हमारी महिला कार्यकर्ता रीना जी, और हमारे सरफराज भाई संजीव दुबे जी, मुन्ना भाई जिनको बोल देते हैं भाई, नाम तो सुना ही होगा, संदीप द्विवेदी जी, और ये आफाम हुसैन जी। और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस सुंदर नगर पंचायत में कि आप लोग इतनी देर से चिलचिलाती गर्मी में एक बेटी के लिए और एक इस कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए, कांग्रेस के लिए यहाँ पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। मैं यहाँ आए हुए मीडिया वाले साथियों का भी स्वागत करती हूँ, यहाँ की व्यवस्था पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करती हूँ, और बहुत लंबी लिस्ट हो गई धन्यवाद की, और जिसका छूट गया हो सॉरी बोल करके धन्यवाद करती हूँ। मुद्दे पर आते हैं, हम कन्नौज में हैं, समधन नगर पंचायत में। देखिए आप लोगों से तो मैं शिकायत करने भी आई हूँ और वोट मांगने भी आई हूँ कन्नौज की समधन नगर पंचायत के लोगों से, क्योंकि पहली बार कन्नौज नहीं आ रही हूँ। आप सभी लोगों को शायद पता होगा, दोबारा कन्नौज में आई हूँ किसान आंदोलन के दौरान किसान पंचायत को संबोधित करने और आपसे निवेदन करने आई थी कि ऐसी भूल मत करना जिससे कि आपको प्रताड़ित होना पड़े। आप लोग नहीं माने, आपने अपनी गलती को फिर दोहराया, फिर दोबारा से मुझे कन्नौज आना पड़ा। अपनी कांग्रेस के प्रत्याशी आसमा बेगम जी के लिए जो नगर निगम के पंचायत के जो चुनाव है, इनमें कांग्रेस ने प्रत्याशी सिर्फ आसमा बेगम को नहीं बनाया। ये ध्यान रखना, ये जड़ है तुम्हारी 2024 की। ये कांग्रेस में जो प्रत्याशी एक प्रत्याशी चुने गए हैं, वो ये कौन की आवाज है, वो बिल्किस बानो के बलात्कारियों के लिए मुंहतोड़ जवाब है। वो हाथरस का कांड, मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ, वो उन बलात्कारियों के मुंह पर थप्पड़ है। ये बिल्किस बानो के कैदियों को रिहा किया गया, उनके मुंह पर थप्पड़ है। आप लोग बहुत ज्यादा भटक जाते हैं अपने, पता
नहीं कैसे आप लोग भटक जाते हैं। आप लोगों को तो इंकलाबी कौम कहा जाता है या नहीं? इंकलाबी कहा जाता है आप लोगों को, तो फिर आप अपने वोटों को बांट करके भटक करके क्यों ऐसा करते हो अपने साथ? ये मत सोचना 2022 के जो चुनाव थे आपने क्या किया, आपने बोला कि हाँ बीजेपी को तो हराएंगे, लेकिन जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे। ऐसा ही किया आपने या नहीं किया ना? अगर गलती की है तो मोहब्बत स्वीकार कीजिए। आपने ये गलती की ना, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ देखने पर आपको मिला कि 2022 में फिर से भाजपा की सरकार आई और भाजपा की सरकार बनी, और आप लोग कितने दुख में हो और महसूस कीजिए कितने तुम्हारी औलादों पर आतंकवाद के मुकदमे लिखे जाते हैं, कितना आग में झुलसाया जाता है हिंदू मुस्लिम की, और फिर भी आप लोग नहीं समझ पाते हैं। इस देश में 4000 किलोमीटर की यात्रा करने वाले मेरे नेता राहुल गांधी जी निकले थे एक यात्रा को लेकर के, जिसको पूरा किया, और वो यात्रा सिर्फ राहुल गांधी जी की या कांग्रेस की नहीं थी, वो यात्रा भारत जोड़ो नफरत जोड़ो थी, वो युवाओं के बेरोजगारों की यात्रा थी, वो महिलाओं के बलात्कारियों के खिलाफ यात्रा थी, वो महंगाई के खिलाफ यात्रा थी, वो इस भारत के भाईचारे प्रेम मोहब्बत को बरकरार करने की यात्रा थी। 2014 के बाद से इस देश में जो नफरत का माहौल पैदा हुआ, कसम है आपको अपने अपने परमात्मा की और ईमान की, ईमानदारी से हाथ ऊपर करके बताना कि 2014 के बाद से सबसे ज्यादा नफरत किसके साथ हो रही है? बताइए, आप ही के साथ हो रही है ना? आप ही के साथ हो रही है नहीं हो रही है? हाथ ऊपर करके बताना। हो रही है ना? महसूस कीजिए उसको। आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है कि आप नगर पंचायत के जो चुनाव है ये अपनी नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के प्रत्याशी को बनाइए, क्योंकि इस देश में कांग्रेस की जरूरत है। जो माहौल हो गया है इस देश में, उन बेटियों की जरूरत है। प्लीज नहीं उधर आ गया फिर अच्छा लगेगा, ये मेरे पैरों पे हाथ लगा रहा है, प्लीज मेरा निवेदन है। और ये ध्यान रखना आप लोग कि ये सिर्फ आपकी आवाज उत्तर प्रदेश में रह करके नहीं रहनी चाहिए। इस हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति जिसके साथ नफरत हो रही है, वो आवाज पूरे भारत में 2024 में गूंजनी चाहिए। ये चुनाव तय करेंगे नगर निगम अध्यक्ष के कि आपका 2024 में प्रधानमंत्री एक तानाशाह होगा या मेरे नेता राहुल गांधी होंगे, जिनके बुजुर्गों ने इस भारत को सींचा है, आपके बुजुर्गों ने भारत को सींचा है। और अब बात कर लेते हैं जिनको आपने यहां से 4-4 बार चुना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, आपने 4-4 बार की सरकार बनाई, बसपा की भी बनाई और समाजवादी पार्टी की भी बनाई, और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ये कहते हैं कि ये तो हमारा वोटर है, कहते हैं कि नहीं? और आप भी कहते हो कि हम तो समाजवादी के वोटर हैं और बसपा के वोटर हैं, कहते हैं या नहीं? लेकिन जब बात आती है तुम्हारे अपने समाज के नेताओं की, जो नेता तुम्हारी अगुवाई करते हैं, समाजवादी पार्टी में रह करके जो तुम्हारी आवाज को बुलंद करते हैं, उन नेताओं पे जो होने चाहिए मुकदमे वो भी, और जो नहीं होने चाहिए वो भी मुकदमे लगाए जाते हैं, और अखिलेश जी बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। और जब बात आती है आपके नेताओं की मारपीट की, तब भी अखिलेश जी चुप रहते हैं। 2 दिन पहले, 4 दिन 6 दिन पहले अखिलेश जी आए, क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र किया आपके बीच में? जो मीडिया के सामने पूरा सिस्टम नतमस्तक था, 25 दिन पहले जो घटना है प्रयागराज की, क्या जिक्र किया उन्होंने? संविधान को मानने वाला यहाँ कौन कौन है? संविधान को, हमारे अंबेडकर जी संविधान देकर के गए हैं, ध्यान रखिएगा, देश में लोकतंत्र है, ये मत भूलिएगा। अगर कोई आरोपी है
तो उसको संविधान के दायरे में सजा होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन जो बेरुखी देखने को मिली इस उत्तर प्रदेश सरकार की, और बाद में आपके अखिलेश जी नहीं बोलते, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बोलते, बसपा की अध्यक्ष नहीं बोलती, तो फिर आप क्यों अपने वोटों का सर्व सत्यानाश करते हो? करते हैं ना आप लोग, क्या बोली? और दूसरी बात, जब किसान आंदोलन चला था, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे राहुल गांधी नेता ट्रैक्टर लेकर के पंजाब से निकले थे। जब हाथरस का मनीषा वाल्मीकि का कांड हुआ था, तब मेरे नेता प्रियंका गांधी जी, मेरे नेता प्रियंका गांधी जी निकली थी मनीषा वाल्मीकि की आवाज को उठाने के लिए। और और जब बिल्किस बानो के कैदियों को रिहा किया गया इस भारत की सरकार के द्वारा, जिनको सजा हो गई थी बलात्कार में, उनको रिहा किया गया। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को 3 महीने की गर्भ से थी वो बेटी, हिंदुस्तान की बेटी समझ करके हमारे कांग्रेस के नेता और हमने खुद उनकी आवाज उठाई थी। तब तुम्हारे नेता कहाँ चले गए थे? वोट देने के लिए आप उनको इकट्ठा और जमा हो जाते हो। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि तब कहाँ चले गए थे वो? तो आप क्यों नहीं पूछते उनसे? 5 दिन पहले आए थे, आपने कैसे नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा आपने? सारी जवाबदेही अगर केंद्र में सरकार है बीजेपी की, तो जवाबदेही कांग्रेस देगी। अगर उत्तर प्रदेश में आपने 4-4 बार की समाजवादी की सरकार बनाई, तो जवाब कांग्रेस देगी। ये कहाँ का इंसाफ? और ये मत सोचना कि आपने 2022 में अपने वोट को खराब करके जो सीटें जिताई, ये आपने कांग्रेस के साथ छल किया। बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि आपने कांग्रेस से ज्यादा अपने खुद के साथ छल किया। ध्यान रखना, बॉर्डर पर बैठी वो महिला पहलवान जिन्हें देश के प्रचार मंत्री कहते हैं, विनेश तू तो मेरी बेटी है, और आज उनकी बेटी रो रही है दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर, और एक वाहियात व्यक्ति धक्का मार करके गिराता है और प्रचार मंत्री पूछते नहीं है, कर्नाटक में व्यस्त है। सोचिए कि उनके घर की बेटी, जिस बेटी को अपना कहने वाले और जो देश के लिए मेडल लेकर के आई, उस बेटी के लिए वो खड़े नहीं है, कर्नाटक चुनाव प्रचार में व्यस्त है। तो सोचिए अगर 24 में इनकी सरकार बनी तो तुम्हारी बेटियों का क्या हाल होगा? सोचिए। कुछ पल के लिए मैं मौन हो जाती हूँ, मौका देती हूँ, चाहे दिया आपने मौका सोचने का। सोचिए, सोचा है कभी? इस तानाशाह से, इस नफरत से आपको छुटकारा कौन दिला सकता है? सब जानते हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, और तुम्हारे यहाँ कन्नौज के नेता विजय मिश्रा जी, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष पालीवाल जी, दुबे जी, और आपकी इस नगर पंचायत में आपकी प्रत्याशी आसमा बेगम जी, ये ध्यान रखना। और आप लोगों ने जो अपने वोट को बांटा है, आपने जो भूल की है, आप उस भूल को सुधारिए, क्योंकि बात सिर्फ इन नगर पंचायत अध्यक्ष की नहीं है, बात है बेरोजगारों की, बिल्किस बानो जैसी बेटी की, मनीषा वाल्मीकि जैसी बेटी की, और वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठी पहलवान बेटियां। बात है बेरोजगारी की, बात है शिक्षा की, शिक्षा नीतियों की, स्वास्थ्य सुविधाएं की, और सबसे बड़ी जो बात है वो बात है इस भारत के भाईचारे की, प्रेम मोहब्बत की। ये ध्यान रखना। भूल तो इंसान से ही होती है। जब गलती आपने की है तो सुनिए, अगर हम गलती करेंगे तो हम भी तो आपसे सुनेंगे। आपने गलती की है तो आप भी सुनिए, और पूरा जी जान से दिल खोल करके आपसे शिकायत करने आई हूँ, इस बात की दिल्ली से शिकायत करने आई हूँ, और फिर आपसे निवेदन करने आई हूँ, जो भूल आपने की उसको सुधारिए। और मैं आपसे वादा करके जाती हूँ इस मंच से कि अगर मेरी कांग्रेस की प्रत्याशी को आप जिताते हैं, नगर पालिका का अध्यक्ष बनाते हैं, तो जैसे आज इनको लेकर के रोड शो कर रही हूँ ना, आपके अपने काम के लिए हाथ पकड़ के गलियों में घुमाऊंगी। ये ध्यान रखना। ये
इनका काम भी एक फोन पर अगर इन्होंने नहीं किया तो गलियों में घुमाऊंगी इस नगर पंचायत के मोहतरमा, ध्यान रखिएगा। और आपसे फिर यहां से आप नींव रखिए इस उत्तर प्रदेश की नगर पंचायत संबंध से। उत्तर प्रदेश में इतिहास होना चाहिए और जितने भी प्रत्याशी तुम्हारे पार्टियों से खड़े हैं मैं उनको चैलेंज करना चाहती हूं इस मंच से कि वो एक बार भी जरा बोले देश की सरकार के खिलाफ, एक बार भी जरा बोले बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, एक बार भी जरा बोले। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस पार्टी का अध्यक्ष बोलता ना हो तो सोचिए उन नेताओं की क्या है। जिन नेताओं को एमपी एमएलए बनाया जनता ने, आपके नेताओं को, आपके समाज की अगुवाई करने वाले नेताओं को, उनको ही तुम्हारी समाजवादी पार्टी नहीं बचा पा रही है, बसपा नहीं बचा पा रही है, तो सोचो तुम क्या हो। सोचो 6 बार के एमपी रहे रामपुर से, सोचिए, गहन कीजिए। इस देश में अगर इस पार्टी को हटाने का जज्बा अगर रखती है तो वो कांग्रेस रखती है। इस देश में बेरोजगारों की आवाज उठाने का जज्बा रखती है तो वो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता रखता है। बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं तो बेटियों के साथ खड़े रहने के लिए कांग्रेस का एक कार्यकर्ता खड़ा है। मैं पूछना चाहती हूँ कितनी बार गई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की धर्मपत्नी दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है, कितने बार वो गए, कितनी बार उन्होंने आश्वासन दिया मनीषा वाल्मीकि को जाकर के, और कितनी बार उन्होंने बिल्किस बानो की आवाज उठाई, कितनी बार इस कन्नौज की जनता ने कई बार चुना है। और सबसे बड़ी भूल जो आप भटके हैं इस उत्तर प्रदेश का नाश ही तब से हुआ। आपने क्षेत्रीय पार्टी को पनपने दिया, आपने 4 बार की 2 पार्टियों की सरकार बनाई और इस उत्तर प्रदेश के अंदर लास्ट मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी जब दिए थे, जितने यहाँ स्कूल होंगे ना और जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, मैं दावे से कह सकती हूँ कि कांग्रेस की होंगी, दावे से। ये ध्यान रखिएगा, जब वोट मांगने की बात आती है आप लोगों से तो आप क्या कहते हो, वो हमारे समाज का खड़ा, वो हमारी खाला का खड़ा, उनके फूफा का खड़ा है, उनके चाचा और खड़ा है, यही करते हैं ना। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस अपनी गलती को नहीं सुधारा तो देश के इतने बड़े बड़े मंच आप लोगों की आवाज उठाने की नींव लगने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र को खत्म कर रही है सरकार। जब देश में लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो आपकी आवाज कौन उठाएगा। आप ये तो चाहते हो कि हमारी आवाज उठाने पूनम पंडित आए और विजय मिश्रा जी आए, लेकिन आप कांग्रेस के लिए वोट न करके ये दर्शा देते हो कि आप खुद ही चाहते हो कि हमारे साथ सरकार नाइंसाफी करे। क्या आप चाहते हो आपके साथ नाइंसाफी हो? क्या आप चाहते हो कि बिल्किस बानो जैसा हाल हो? क्या आप चाहते हो मनीषा वाल्मीकि, उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर कांड जैसे हो? अगर आप नहीं चाहते हो तो हाथ ऊपर करके एक हाथ उठा करके मेरी प्रत्याशी को समर्थन कीजिए, जोरदार स्वागत कीजिए अरुणा बेगम को और उनको भारी मतों से जिताना। और आप बता देना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को कि हमारी अपनी पार्टी, हमारे बुजुर्गों की सींची हुई पार्टी, इस देश को आजाद कराने वाली पार्टी, और इस मंच पर अगर हम खड़े हैं, ये आजादी से बोलने में हमें सिखाने वाली पार्टी, और आज प्रत्याशी है आसमा बेगम एक महिला होकर के, ये सब अधिकार दिलाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है और हम अपने समर्थन उनको देते हैं। मैं फिर कह करके जा रही हूँ कि बटना में नौजवान साथी ज्यादा भाग करके गए थे 5 दिन पहले की सेल्फी लाएंगे, फोटो लाएंगे। उन बेटियों से भी पूछ लेना जिनके शरीर पर कपड़े नहीं होते, गिद्ध की तरह बलात्कार करके नाच लेते हैं बेशर्म, और जब ये नेता नहीं बोलते हैं, जब ये रोड शो करने नहीं आते। ध्यान रखना आप लोग। नंबर अगर ये तानाशाह रहे तो नंबर सबका आएगा। जब कोई मुस्लिम समाज के की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, एनकाउंटर हो जाता है, तो पर्दे में जो है कुछ चंद लोगों की मैं बता रही हूँ, सबकी नहीं, चंद लोग खुश हो जाते हैं। ये देखो ये मुसलमान मर गए, ये हो गया सरकार में, वो हो गया, 4-4 फीट कूदते हैं। और जब किसी हिंदू की हत्या हो जाती है तो
तो कुछ मुसलमान भी कहते अच्छा तुम क्या ये सोच रहे थे हमारा ही नंबर आएगा? बेटा नंबर तुम्हारा भी। हमारे यहाँ लाशों पर गिद्ध मुस्कुराते हैं, ये ध्यान रखना। ये तानाशाह सरकार है, ना ये मुसलमानों की है, ना सिखों की, ना ईसाइयों की, ना हिंदुओं की। सिर्फ इनको अपनी कुर्सियों से मतलब है। आप अपने भाईचारे को मत बिगाड़ना, आप अपने भाईचारे को मत खराब करना। मैं आप लोगों से ये कह करके जा रही हूँ, इस देश की आजादी की लड़ाई में बड़ा खून पसीना सींचा हमारे बुजुर्गों ने। आज वो ऊपर से बैठ करके देख रहे होंगे तो क्या कह रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे? ये देखो, ये इनके लिए हम लड़े थे, इनके लिए देश को आजाद कराया था, इनके लिए लड़े थे नौजवान जो है, इनके लिए ये मुकदमे लगवाते फिर रहे, घूम रहे, काम करने का काम नहीं कर रहे, इनके लिए हम मरे थे, इनके लिए हम फांसी पे झूले थे। क्या सोच रहे होंगे? इस देश में, इस पार्टी को, इस देश को सींचने वाले लोग महात्मा गांधी जी, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष नेहरू, पटेल, गांधी, अशफाकुल्लाह खान, अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी, गली गफ्फार जैसे लोगों की ये पार्टी है। और ये जिन्होंने इस देश को आजाद कराया है, ये ऐसे तानाशाह लोगों का नहीं है देश। इस बात को आप जहन कर ले। एक एक नौजवान मैं देख रही हूँ, ज्यादातर सभी मेरे से बड़े ही होंगे बच्चों को छोड़ करके। ये जिस दिन आप अपने जहन में उतार लोगे, अपनी अंतरात्मा में उतार लोगे कि ये देश उन लोगों के खून पसीने से सींचा हुआ है, ना कि उन लोगों के जिन्होंने अंग्रेजों से दलाली ली और पेंशन ली और माफीनामे लिखे, उनका नहीं है देश। आप अपनी आवाज उठाना जब सीख जाएंगे तो ध्यान रखना, न जाने कितने हम जैसे लोग आपको समर्थन करने के लिए आ जाएंगे। जब आप ही अपने वोट को बात करके नाइंसाफी अपने साथ करते हो तो हम जैसे लोग भी ये सोचते हैं चलो इनको तो आदत होने लगी। क्या आपको आदत हो गई है? अपनी आदत को बदलिए, बदलिए, फिर से वही दौर होना चाहिए जिस हिंदुस्तान की गली में निकले तो एक दूसरे को नफरत से न देखे, प्रेम से देखे कि ये भारत का नागरिक है, हमारा पड़ोसी है। ये मत देखिए हिंदू है या मुसलमान है, ये जरूर देखना अपने पड़ोस वाले घर में खाना बना है या नहीं बना है। लॉकडाउन में आपने माहौल देखा था, कोरोना काल में इस सरकार के मंत्री तो छोड़िए, प्रधानमंत्री जी भी नहीं आपको सिलेंडर दिलवा रहे थे, तो आपका पड़ोसी हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके अपने पड़ोसियों की मदद कर रहा था, सेवा कर रहा था। ये सिर्फ विचारधारा कांग्रेस की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। यहाँ सभी लोग बैठे हैं, 4 बार की सरकार अखिलेश जी की रही, बहन जी की रही और हमारी कांग्रेस की भी रही। लगातार भाजपा की सरकार और पहले भी भाजपा की सरकार थी। क्या इनके पास और मुख्यमंत्री नहीं है इस देश को देने के लिए? इसका मतलब एक तरफ एक लोगों को सपोर्ट करना है और आप लोगों को, जो लोग राशन लेते हैं उनके लिए भी कहूंगी कि जितना आप नमक की थैली पर टैक्स भरते हैं ना, आप जरा गुणा भाग कर लेना। जिनके नौजवान बच्चे पढ़े लिखे हैं वो कर करके दे देना। जो 5 किलो गेहूं में और 4 किलो चावल में तुमने अपने पेट को बांटा 2022 में, उस भूल को सुधारिए। ये मौका है आपके पास। मैं मंच संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई, पुनः धन्यवाद करती हूँ भाई जी का। और यहाँ पर धूप में डटे रहे आप लोग, इतनी बेसब्री से इंतजार करते रहे लोग। ये ध्यान रखना, अगर आपके यहाँ फिर से वो नेता आए तो आप उनसे हक रखते हैं, पूछिए कि जब हमारे नेताओं की बात थी तो तुम कहाँ थे। हम भी तो पूछते हैं अपने नेताओं से, वाकई पूछ लेते हैं। अगर कोई भूल हो जाती है, कभी कभी कहीं बाहर होती है तो पूछ लेते हैं, लेकिन वो जानबूझ करके ट्विटर की राजनीति करने वाले लोग हैं। और ये ध्यान रखना, वो जमीन के नेता नहीं है। आपके जमीन के नेता विजय मिश्रा जैसे, पालीवाल जैसे, हम जैसे लोग हैं जो आपके किसान आंदोलन से लेकर आज तक आवाज उठा रहे, चाहे वो बेटियों के बलात्कार की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य सुविधाएं की हो, इन युवाओं की नौकरी की हो। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पिताजी ने उनको सत्ता दी थी। अपने कार्यकाल में एक बार में मुख्यमंत्री नहीं बने, वो ये ध्यान रखना, क्योंकि मेहनत इतनी नहीं करते, जनता की इतनी बात नहीं सुनते। और जिस अध्यक्ष के पद के लिए उन्होंने अपने पिताजी से ही झगड़ा कर लिया हो, आप उनके लिए क्या है बताइए? है कुछ और जिन्होंने अपने परिवार में विवाद कर लिया और चंद कुर्सी के लिए, और वो कुर्सी भी उनकी नहीं बची।
अब्राहम लिंकन कह करके गए थे कि ये जनता का राज है, ये लोकतंत्र है, यहाँ वोट पड़ती है, यहाँ किसानों का वोट पड़ता है, मजदूरों का पड़ता है, जैसे वैसे ही पड़ता है देश के प्रधानमंत्री का, वैसे ही पड़ता है एक मजदूर का। और ये लोकतंत्र से देश चलता है, ये जो तानाशाह तंत्र से नहीं चलेगा। जिस दिन आपने इस बात को महसूस कर लिया तो आप बेहतर हो जाएंगे और आपके साथ नफरत भी कम हो जाएगी। दावा करके जाती हूँ, पुनः आप लोगों से निवेदन करती हूँ, मेरी कांग्रेस की प्रत्याशी जो है उनको ज्यादा से ज्यादा आसमा बेगम जी को वोट डाल करके जिताना और यहाँ के नेताओं को ये भी दिखाना कि देख तेरी बेरुखी का आलम क्या है, देख तेरी बेरुखी का आलम क्या है, तू भी देख और जमाना भी देख रहा है। इस तरीके से आप जिताना। अंत में आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी, सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम।